कुमार और आप अमर उजाला पर देख रहे हैं अपराध लोक। पिछली बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। पिछली बार हमने आपको एक बहुत दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई थी। आज भी ऐसी ही दो बहुत बड़ी कहानियां लेकर, बहुत बड़े सत्य कथाएं लेकर, आपराधिक किस्से लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले आज के शो में हम जिस खबर की बात करने वाले हैं, उस खबर ने पूरे देश को, खासतौर पर यूपी को दहला दिया था। 1 जनवरी 2025 पूरा देश, पूरा यूपी नए साल का जश्न मना रहा था, लेकिन लखनऊ के एक होटल में अचानक से 4 लाशें मिली। पुलिस बहुत ज़्यादा इस घटना से हैरान हो गई, क्योंकि ये साल का पहला ही दिन था। पुलिस वहाँ पहुँची मौके पर, तो थोड़ी देर के बाद जो 4 लाशें मिली थीं, उनके एक रिश्तेदार को, एक बेटे को पकड़ लिया गया। उसके बाद एक शख्स फरार हो गया, जो कुछ दिनों के बाद पकड़ में आया। ये जो पूरा किस्सा है, ये जो पूरा मामला है, ये क्या था, क्यों वो 4 हत्याएं हुई, कितने दिन के बाद आरोपी शख्स पकड़ में आया, और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, वो जानने समझने की हम आलोक जी से कोशिश करेंगे। आलोक जी, ये जो पूरा मामला था लखनऊ के शरणजीत होटल में, जी, जब पुलिस पहुंची तो उसने 4 लाशें देखी। जी। ये 4 लाशें किन की थीं? देखिए वरुण, बड़ा ही दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना ने न केवल संबंध किस तरह से खराब हो रहे हैं, सामाजिक दायरा किस तरह से संकुचित हो रहा है, उसके बारे में भी था। और किस तरह से समाज में जो हेट स्पीच की बात हम लोग अक्सर करते हैं, उस हेट स्पीच का नतीजा कितना बुरा हो सकता है, उन सब चीज़ें इस घटना में थी। 31 दिसंबर की रात को जब पूरा देश मना रहा था, अगले नए साल की तैयारी कर रहा था, नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था, तब एक 2 आदमी मिल के एक होटल में, जो सरनजीत होटल आपने कहा, अपनी माँ और अपने 3 बहनों की सर्जरी ब्लेड से जी। हत्या कर रहे थे। पत्नी की जो था वो शख्स जो 2 थे वो बाप बेटे थे, हाँ। और दोनों ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया खात्मा था। कर दिया। ये घटना ऐसी थी जिसको शायद बहुत देर बाद पता लगती, या डेड बॉडी बहुत देर बाद रिकवर होती, लेकिन जिस शख्स ने, यानी जो बेटा था अरशद। अरशद, उसने पुलिस चौकी में पहुंचकर खुद ही उसने कहा कि मैंने 4 लोगों की हत्या कर दी, जो शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन थी। और उसके बाद पुलिस ने जब उससे बातचीत, इंट्रोगेशन शुरू किया, तो उसने बहुत सारी बातें बताई, जो पुलिस को आज भी, अगर मैं बात करूं लखनऊ के पुलिस वालों से और दूसरे पुलिस वालों से, तो वो ये कहते हैं कि आइडेंटिटी का ये जज्बा था, आइडेंटिटी का पहचान के लिए इसने इस तरह का काम किया। लेकिन आगरा से जाकर सरनजीत होटल में ठहरना, और उसके बाद ये भी सुनने में आया था कि बाप बेटे ने मिलकर अपनी माँ, मतलब वाइफ, और तीनों बहनों का, यानी पूरे परिवार के महिलाओं को शराब भी पिलाई थी, शराब पिलाई थी। हत्या करने से पहले जी, शराब पिलाई, ताकि वो हाँ, नशे नशे में में आ हो जाए। जाएं, और उसके उसके बाद, बाद पूरे परिवार को जान से मार दिया। हाँ, और पत्नी को गला घोंट के दुपट्टा बांध दिया था मुंह पे, ताकि आवाज ना कर सके, और बाकी का सर्जरी ब्लेड से उसने नष्ट कर दी थी नस काट तीनों दिया। बहनें की। हाँ। और उसके बाद बाप तो भाग गया था, जो बाद में पकड़ा गया, और जो बेटा है वो चौकी में पहुंच के अपना वो किया था। उस बेटे ने जो वीडियो भी कई वायरल वीडियो हुए थे उसमें, जारी किया। हाँ, उसमें उस जो आरोपी बेटा था, उसने, जो अरशद जिसका नाम है, उसने ये बताया था कि वो बेसिकली बदायूं का रहने वाला है, लेकिन उसको जहाँ वो रह रहे थे आगरा में, वहाँ आगरा। पे वो लोग बांग्लादेशी कह के कुछ लोग उसको वो करते थे और ह्यूमिलिएट करते थे, और कई चीज़ें ऐसी थी। उनको ये डर हो गया था कि उनकी बहनों को हैदराबाद न जाकर बेच दिया जाए, कहीं बाहर न बेच दिया जाए, और अगर हमारे बाप बेटे को कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। तो उनको समझ में यही आया कि इनकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो घटना थी, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी लोमहर्षक और रोमांचक थी, जो मतलब बताती हैं ये कि किस तरह आदमी जब किसी ऐसे जज्बे का शिकार होता है, जो कि आप उसको कह सकते हैं सुपरफिशियल, या मतलब भ्रामिक व्यक्तित्व का शिकार हो जाता है, तो वो अपने ही लोगों को किस तरह से नशे काटना, अपनी बहनों का मामूली बात नहीं होती है, कोई कसाई ही कर सकता है। और उसको मरते हुए, तड़पते हुए देखना, जी। अब माँ को बाप के साथ मिलकर, जिस पत्नी के साथ उसने इतने बच्चे जन्मे थे, उस पत्नी को का मुंह बांधना और फिर गला दबाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो अभी तक इस तरह के मर्डर की साइकोलॉजी, बहुत बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं। जी। लेकिन आलोक जी, ये पूरा जो मामला है, ये अभी तक खुल नहीं पाया कि आखिर कारण क्या था, क्यों मार दिया। क्योंकि जब जांच हुई, पुलिस ने जब जांच की, तब ये भी बात पता चली कि
ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जो पड़ोसियों से बातचीत की, आगरा से जो रिपोर्ट्स अमर उजाला के रिपोर्टर्स ने भेजी, तो ये पता चला कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वो शुरुआत से ही एक अलग व्यक्तित्व का शिकार था अरशद, जी। और अरशद ने ही किसी तरह अपने पिता को कन्विंस कन्विंस किया कर लिया। कि इन हाँ, मतलब बिल्कुल। चारों को मार देते हैं दोनों मिलकर, और अंत में वो हत्याकांड को अंजाम दिया हाँ, गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पुलिस से अगर हम लोग बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि इसको पहचान का जज्बा था। एक होता है कि अगर आपने कभी बहुत पहले 10th क्लास में एक पुस्तक होती थी, कहानी संसार, जिसमें अखबार में नाम एक कहानी होता था, तो अखबार में नाम के लिए वो ट्रक के नीचे आ जाता है। तो उस टाइप की साइकोलॉजी का ये शिकार था, उस टाइप के भ्रामिक और वाहमिक व्यक्तित्व का शिकार था। पुलिस वालों का अब तक यही मानना है, जो इसको इल्यूजन होता था कि लोग मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मेरी बहन को क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी ये चीज़ जो अरशद के फादर हैं बदर, उनसे अभी इंट्रोगेशन करना, पूरी डिटेल से इंट्रोगेशन करना शायद पुलिस अभी नहीं कर पाई है, और उनका साइकोलॉजिकल स्टडी भी नहीं कर पाई है, जिसमें ये पता चले कि आखिर फादर कैसे कन्विंस हुआ। अगर लड़का बीमार था, भी कोई मानसिक सेहत उसकी हाँ, खराब थी, तो फादर कैसे रेडी हुआ इस और चीज़ के पूरा लिए। परिवार लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचा, होटल में माँ ठहरा। माँ ने शराब पी, जी। वो समझ आता है, लेकिन हाँ। मासूम बच्चियों को शराब पीने दी, जी। जिनकी उम्र भी कम थी। ये चौंकाने वाला इसमें पहलू बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि शराब पीना और उस हद तक पिलाना जिसमें वो नशे में आ जाएँ और वो विरोध ना कर पाएँ आपका, एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वैसे भी आम तौर पे देखिए तो आप शराब को अगर किसी और को ज़बरदस्ती नहीं पिला सकते, तो वो जी, लड़कियाँ थीं जो एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी, जहाँ पे शराब पीना गलत जायज़ नहीं माना जी। जाता। उसके बाद भी अगर उन लोगों ने शराब लाया, तो ये कहानी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहानी अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं है, और शायद 30 दिन भी पुलिस इसको सार्वजनिक करे। करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से लोगों को शिक्षा मिलती है और जी। जागरूकता फैलती है। तो अच्छा, जिस ये जो बदर है, जो आरोपी पिता है, जी, ये इसने करीब 25-27 दिन की फरारी भी काटी, जी, और काफी वक्त के बाद पुलिस इसको पकड़ पाई। जी। तो इसकी गिरफ्तारी किस तरीके से हुई? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि बदर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके सारे रिश्तेदारों पर दबाव डाल रही थी, और जो होता है पुलिस टैक्टिक्स कि किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। जो आरोपी फरार होते हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस हमेशा ये टैक्टिक्स अपनाती है। तो ऐसे में ही पता चला था कि जिस तरह अरशद पुलिस के पास आया, उसी तरह बदर भी किसी पुलिस वाले के संपर्क में आया, जो ऑफ द रिकॉर्ड स्टोरी है उसके मुताबिक। और उसके बाद उसी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन दी गई, और पुलिस ने उसको एक तरीके से हम अगर कहें लेमैन की भाषा में, तो सरेंडर ही इसको भी कहेंगे, कि उसने वो समझ चुका था कि यूपी पुलिस से बचना नामुमकिन सा है। जी। चलिए, तो ये पूरा जो केस था, जिसने पूरे देश को, पूरे यूपी को दहला दिया, वो हमने आपको बताया। अब अपने शो के हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां आज हम आपको बताएंगे जैसिका लाल मर्डर केस की कहानी। जैसिका लाल की ये जो पूरी कहानी थी, पूरा मर्डर केस था, इस पर तमाम डॉक्यूमेंट्री बनी। सैकड़ों बार ये अलग अलग मीडिया संस्थानों ने इसको लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बहुत प्रसिद्ध पिक्चर भी इस पर बनी है, नो वन किल्ड जेसिका उस पिक्चर का नाम था। और इसके बाद आज भी जब हम बड़े अपराधों की बात करते हैं, तब जेसिका लाल मर्डर केस की बात होती है। तो जेसिका लाल मर्डर केस की आज हम बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, 29 अप्रैल 1999 जी, का वो दिन था जब सबरीना लाल को फोन आया और ये कहा गया कि आपकी बहन को गोली लग गई है। जसलोक हॉस्पिटल में और भर्ती थी। हाँ, तो मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जेसिका कौन थी? जी, जेसिका को वो क्या काम करती थी? जी, वो पूरा बैकग्राउंड क्या था? जी। और गोली लगने की जो सूचना थी वो जब सबरीना को मिली तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, ये जिस घटना को हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं वरुण, जी, ये एक ऐसी घटना थी जो शायद मेरे ख्याल से देश ही नहीं, विदेशों में भी ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ होगा, जिसमें सारे के सारे गवाह एक साथ पलट गए हों। जिसमें गवाहों का स्टिंग हुआ हो, तो पता चला हो कि गवाह वाक़ई पलटे थे। इसमें से ऐसे कई गवाह थे जिन्होंने अपनी भाषा को ही नकार दिया था कि हम भाषा ये जानते ही नहीं, पुलिस ने तो साइन करवा लिया। जब स्टिंग हुआ तो ये खुलासे हुए। तो इस तरह के कई ऐसी चीज़ें इस केस में हैं, जो आपने कहा कि इस मर्डर को अपने आप में बहुत बड़ा बनाती हैं, और नो वन किल्ड जेसिका टिल नाउ, ये जो टाइटल है वो जिंदा है। आज तक भी। क्योंकि आज हाँ, तक भी उसकी वजह ये है कि जिसको आरोपी बनाया गया, जिसके लिए पूरी
कैंडल मार्च हुआ, जिस इंसाफ के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी, मीडिया संस्थानों ने लड़ाई लड़ी, उसका आखिर नतीजा क्या हुआ? हाई कोर्ट के दखल के बाद भी जिसको कन्विक्शन दिया गया था, वो 10 साल की सजा भुगतने के बाद उसको कोर्ट ने आखिर रिहा कर दिया। तो अभी भी जेसिका शायद कहीं होगी, अगर कोई आत्मा परमात्मा जैसी चीज होती होगी तो सोचती होगी कि किसने मारा, नो वन किल्ड जेसिका। और जिस बहन ने इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ा था, वो बहन आज इस दुनिया में नहीं है, लीवर की बीमारी से सबरीना की डेथ हो चुकी है। जैसा कि पहला पार्ट था आपके सवाल का, मैं जहाँ तक जानता हूँ जेसिका एक मॉडल थी और मॉडलिंग की दुनिया में बचपन से ही 65 में उसका जन्म हुआ था और बचपन से ही वो फिल्मों में एक्टिंग करने की शौकीन थी और उसने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन फाइनेंशियल गेन के लिए वो अक्सर छोटे छोटे काम कर लेती थी। तो जहाँ पे ये घटना हुई, कुतुब का एरिया है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसको चलाती थी बीना रामानी। बीना रामानी के हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे जो कनाडा बेस्ड थे और वो शिफ्ट करने वाले थे कनाडा। हाँ। तो इसके एवज में उन्होंने, अक्सर वो बुधवार को वहाँ पार्टी होती थी जिसमें शराब का लाइसेंस नहीं होता था, लेकिन वहाँ शराब परोसी जाती थी। तो बार टेंडर का काम उसने जेसिका को बीना रामानी ने दिया। बीना रामानी की जो बेटी थी मालिनी रामानी, इस पूरे एपिसोड में, पूरे मर्डर कांड में, जेसिका मर्डर कांड में 8 के लगभग कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर जेसिका, बीना, मालिनी, श्याम मुंशी, उसके बाद विकास यादव, उसके बाद मनु शर्मा जो मेन आरोपी थे, और सबरीना लाल। ये 7 कैरेक्टर टोटल। इन लोगों को इसी 7 के इर्द गिर्द सब पूरी कहानी घूमी। और इसमें सबसे अच्छा रोल अगर किसी ने किया, जो अगर जेसिका को इंसाफ दिलाने की, तो सबरीना थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद फिर मीडिया भी जुड़ी, लोग भी जुड़े, लोगों को लगा ओपन एंड शट केस है। और उसके बाद भी अब देखिए जो पार्टी हुई, उसमें मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन दिल्ली के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर भी शायद उस पार्टी में मौजूद थे, जिनको नाम बाद में ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया गया था, लेकिन मुझे पता है कि वो थे। 100 के लगभग लोग थे और उस 100 के बीच में, उन 100 लोगों के बीच में गोली चलती है, जेसिका गिरती है, पहले 3 हवाई फायर होते हैं, उसके बाद उसके सिर में गोली लगती है और ये जो मेन आरोपी था ये कहते हुए निकल जाता है कि मैंने गोली नहीं मारी। और विश्वास कीजिए कि जब चार्जशीट, उसी साल दिसंबर में जब चार्जशीट पुलिस ने दाखिल किया, तो उसमें 100 के 100 गवाह जो हैं वो कोर्ट में पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने गोली चलते हुए नहीं देखा, जबकि सब कोई वहां मौजूद था, सब लोग शराब का एंजॉय करते। उसने जेसिका से शराब मांगी जी, उसने 3 बार शराब मांगी। उसने 3 बार शराब मांगी। जब 1000 रुपये भी देने चाहे। हाँ, 1000 रुपये उसने, इसमें लिखा भी है जी, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में लिखा भी है कि उसने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जी, पहली बार कहा, जेसिका ने कहा कि टाइम खत्म हो गया। उसके बाद उसने 1000 के नोट के साथ कहा शराब, उसने कहा टाइम खत्म। उसके बाद उसने अपनी .22 बोर की रिवाल्वर उसके पास थी, उसने 3 हवाई फायर किए और उसके बाद भी जेसिका ने शराब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने जेसिका पर फायर किया और फायर होने के बाद जब जेसिका गिरी, तो जब गिरी थी वो, तो सबसे पहले किसने शोर मचाया? श्याम मुंशी ने, क्योंकि वो उसके साथ बारटेंडर का काम कर रहा था और साथी कलाकार था, उसका दोस्त भी अच्छा था वो। लेकिन यही श्याम मुंशी जाकर वहां पे कोर्ट में पलट गया कि उसने कुछ नहीं देखा। तब श्याम मुंशी का एक स्टिंग भी अगर आपको याद हो तो बड़ा चर्चित हुआ था। उस श्याम मुंशी ने उसमें, जब ये स्टिंग करने वाले लोग थे तो हल्का के लोग थे, उन्होंने हाँ फिल्म निर्माता बन के उसके पास गए कि आप तो हिंदी डायलॉग बोल नहीं सकते, तो उसने कहा कि नहीं, उसने कई डायलॉग डिलीवर किए, धारा प्रवाह हिंदी में बोला। तो पता चला कि गवाह, उसमें गवाहों को बदलने का कितना सबसे बड़ा रिकॉर्ड शायद होगा अगर वर्ल्ड में कहीं, तो जेसिका लाल केस में ही होगा, जिसमें 100 वो पलटे थे, फिर कोर्ट में जाकर 33 और गवाह पलट गए। जी आलोक जी, ये जो पूरा केस है, इसमें मैं चाहूँगा हम ये बताएं हमारे दर्शकों को बीना रामानी का इसमें क्या रोल था और इसमें पूरा रोल जो विकास यादव का था वो क्या था? विकास यादव, बीना रामानी तो उस रेस्टोरेंट की मालकिन थी और क्योंकि अवैध रूप से वहाँ शराब परोसा जा रहा था, तो बीना रामानी पूरे केस को उस तरीके से दबाना चाहती थी। लेकिन बीना रामानी का एक रोल वहाँ पर सकारात्मक था, जिसमें बीना रामानी ने इसकी बहन को, सबरीना को, फोन करके घटना की जानकारी दी थी, नहीं तो सबरीना को बहुत देर से जानकारी मिलती। अब आते हैं हम विकास यादव पर। विकास यादव जो मनु शर्मा थे और विकास यादव और इनके 2 और दोस्त,
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की अपनी कोठी में रुके हुए थे। वहां वो शराब पी रहे थे। रात को 2 बजे उनको और अचानक याद आया कि अरे आज तो पार्टी वहाँ है, पार्टी है। पार्टी है। तो उसके बाद वो पार्टी में पहुंच गए, लेकिन उस पार्टी में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, फिर भी ये पहुंच गए। जो सब बिना गोली भी है, गोली चलने के बाद, कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर, तुम कौन हो, तुम कैसे आ गए। तो उसने कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई और भागा है। तो ये जब पहुंचे हैं वहाँ पार्टी में, तो लगभग पार्टी खत्म होने के कगार पे थी और ये सीधे काउंटर पे पहुंचे हैं और जेसिका वहाँ पे वाइंड अप कर रही थी सारा कुछ। जब इन्होंने उससे पहला शराब मांगा है, उन्होंने पहले एक पैग मांगा है, उसने मना किया है, फिर इन्होंने कहा है, फिर उसने मना किया है कि बार का टाइम खत्म हो चुका है टेंडर का, अब नहीं मिल सकता आपको। तो उसने 1000 का नोट निकाल कर विकास मनु शर्मा, कह रहा हूँ मनु शर्मा ने दिया है और मनु शर्मा ने फिर रिवाल्वर निकाला है और गोली चलाई है कि शायद डर के मान जाए। अब किसी ने उसके बाद भी किसी ने जेसिका को पॉइंट क्लोज पॉइंट से मारते हुए नहीं देखा है। यही सबसे बड़ा पॉइंट था जो मनु को शुरू में जो सेशन कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था 2006 में, और उसके बाद जो हाई कोर्ट का पहला बेंच था उसने बरी कर दिया था। 21 फरवरी 2006 में तमाम लोगों को रिहा कर दिया तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया था। जी। उसके बाद फिर चूंकि पब्लिक भी और सबरीना भी काफ़ी एक्टिव हुई, पब्लिक भी काफ़ी कैंडल, जेसिका एक ऐसी हस्ती थी जिसके लिए पब्लिक सड़क पर उतर आई थी और कैंडल जला के लोगों ने कहा था कि जेसिका को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि ओपन एंड शट केस है, सामने गोली चलाई गई है। फिर से ये केस रीओपन किया गया था कोर्ट के ऑर्डर पर जी। और उसके बाद फिर 2013 में 2013 आई थिंक 2013 में सजा हुई थी, 2010 में, सॉरी 2010 में सजा हुई और 10 साल मनु जेल में रहे। 2020 में उनको अच्छे आचरण के बेस पर, हालांकि आजीवन कारावास की सजा थी, लेकिन माफ करके उनको जेल से बाहर कर दिया गया और अब वो कर क्या रहे हैं, वो अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। इस केस से जुड़ी हुई सबरीना, एक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट की यहाँ बहुत चर्चा होती है कि जो गोली उसने हवा में चलाई और जो गोली जेसिका को लगी, दोनों के खोखे अलग अलग थे। हाँ, जो शेल्स थे दोनों के अलग अलग थे। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की बहुत चर्चा नहीं, उसमें बड़ा विवादित हुआ था फॉरेंसिक रिपोर्ट भी। अच्छा आपने याद दिलाया जी। कि गोलियां, ये कहा गया कि जो मनु थे वो अपने सोर्स और रिसोर्स की वजह से, क्योंकि उनके पिताजी उस समय हरियाणा में मंत्री थे, तो उन्होंने अपने सोर्स और पैसे की बदौलत उस गोली को ही बदल दिया था, जिसकी वजह जो वजह एक बनी काफ़ी बड़ी कि इनको सज़ा नहीं मिली। और उसमें दिल्ली पुलिस ने बाद में एक एसआईटी भी गठित की थी। उस एसआईटी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की, लेकिन तस्दीक की थी और कहा था कि गोली बदली नहीं गई है, गोली की गलत रिपोर्ट आई है। जिसके बाद फिर जब हाई कोर्ट में केस चला तो उनको सजा हुई। जी। अच्छा, जो यहाँ एक कैरेक्टर हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, विकास यादव जी, वो जमानत पर बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने एक और हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल। वो विकास यादव बाहर आए और बाहर साथ में गए। विकास यादव ने डायरेक्ट इस हत्याकांड को इन्वॉल्व नहीं थे वो, लेकिन साथ में वो गए थे। इनके दो दोस्त और थे। और जहाँ तक ये कहा जाता है, मनु जो लोग करीबी थे, जिन लोगों ने इंट्रोगेट किया था, वो ये उनका यही कहना है कि मनु जो था वो विकास यादव के संसर्ग में ही उसने वो जो गोली चलाने की या जो ताव आता है ना, विकास यादव क्योंकि पहले ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते थे, उनकी फैमिली भी वैसी थी, तो उसकी बैकग्राउंड की बदौलत ही उतनी हिम्मत कर पाया वो कि उसने गोली निकाली और चला दी। उस समय तो लोगों ने ये भी कहा कि गोली जो बदली हुई है वो शायद विकास की रिवॉल्वर से निकली, विकास के पिस्टल से निकली, लेकिन इन बातों की खैर तस्दीक नहीं है और कंफर्मेशन भी नहीं है। जो जेसिका की ऑन रिकॉर्ड कहानी है वो यही है। जो पिस्तौल थी, उस पिस्तौल को क्या डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? हाँ, आज तक हथियार सामने नहीं मिला, जो हाई कोर्ट ने इसीलिए पहले जो ट्रायल कोर्ट थी वो इसीलिए बरी किया गया था सारे आरोपियों को, क्योंकि पुलिस, उसने कहा था कोर्ट ने फैसले में कि पुलिस उस हथियार को भी नहीं ढूंढ पाई जिससे कि इसको मारा गया। वो आज तक हथियार रिकवर। जो विकास और मनु के साथ जो दो और जिनकी चर्चा है, जमनदीप और जी, एक इसमें कोई झिंगन एक और है। हाँ। तो ये दो कैरेक्टर थे, इन चारों लोगों ने मिलकर क्या उस हथियार को डिस्ट्रॉय कर दिया? हाँ बिल्कुल, वहाँ से जिस तेजी से ये भागे थे उसमें ये बताया जाता है कि उसमें तुरंत जेसिका के मर्डर होते ही दिल्ली पुलिस में खबर फैली थी और दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सील भी किए थे। लेकिन जितनी तेजी से ये लोग भागे, उस दिन मनु को चंडीगढ़ जाना था अपनी माँ के पास, लेकिन वो रुकता है दिल्ली में और दिल्ली में कोठी में अपनी पार्टी करने के बाद फिर वो पहुंचता है इस पार्टी में और अपने तीनों दोस्तों को भी साथ ले जाता है। और उसके बाद वहाँ से मारने के बाद जिस तरह से इन्होंने रिवाल्वर को अपने मतलब जो हथियार था उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्पोज ऑफ किया है, वो एक अपने आप में आश्चर्य की बात है, जिसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध मानी गई थी और बताया गया था। मतलब उस समय तो लोग यहाँ तक खुलेआम आरोप लगाते थे, आज भी दबी जुबान से चर्चा होती है कि दिल्ली पुलिस ने शायद इनकी मदद की इनके हथियार को छिपाने में, क्योंकि उस पार्टी में पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे।
आलोक जी, जब ये विकास जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ये जमानत पर बाहर आए। जमानत पर बाहर आने के बाद इन्होंने एक और हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को हिला हिला दिया, दिया, पूरा बिल्कुल दहला बिल्कुल दिया। हिला दिया। और वो केस था नीतीश कटारा जी हत्याकांड। जी। तो जो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो हैं विकास यादव, जी तो वो कौन हैं, उनका क्या कैरेक्टर है? जेसिका लाल केस में हम उनके इसको समझे कैरेक्टर को कि उन्होंने मदद की मनु शर्मा की, जी। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया, वो एक नया चैप्टर पूरा खुलता नीतीश है। कटारा जो थे वो विकास यादव के की बहन के प्रेमी कहे जाते थे। नीतीश कटारा जो उसमें भी जस्टिस की लड़ाई उनकी माँ ने बहुत लड़ा है, नीतीश जी, कटारा की माँ ने, आपको याद होगा। बिल्कुल। और वो भी केस एक अलग से दर्शकों को बताने लायक वो केस है, जिसमें किस तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई और किस तरह से विकास यादव ने अपने फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाया और किस तरह से नीतीश कटारा को कितनी दुर्दांत तरीके से मारा गया था, किस तरह से उन्हें किडनैप किया गया था और किस तरह से बाद में सत्ता और पुलिस के सोर्स ने किस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की। तभी ये केस फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ था और उसके बाद नीतीश की जो माँ थी उन्होंने काफ़ी इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी और साथ साथ मीडिया ने भी काफ़ी उनका साथ दिया था। और उसके बाद विकास की वो हुई। विकास क्रिमिनल बैकग्राउंड का था और क्रिमिनल माइंडेड भी था। उसके अच्छे दोस्त भी, जितने दोस्त करीबी थे, वो सारे के सारे क्रिमिनल थे। तो उससे जमानत पर आने के बाद नीतीश कटारा हत्याकांड को अंजाम दिया था और आज तक वो जेल में ही है। बिल्कुल। तो 2021 में सबरीना की मौत हो गई, लेकिन लीवर की सबरीना ने बीमारी से। 2020 में मनु शर्मा को रिहाई भी मिल गई। जी। उस वक्त जो सबरीना का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने मनु शर्मा को माफ़ करने की बात कही थी। हाँ, वो भी एक बयान एकदम रहस्यात्मक रहा आज तक कि आखिर सबरीना जो इतने दिन तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी, और सच कहा जाए तो सबरीना वो ऐसी बहन थी जिसने जेसिका लाल हत्याकांड में इंसाफ की लड़ाई लड़ने में सबसे प्रमुख भूमिका भी निभाई थी और सबसे ज़्यादा संघर्ष भी किया था। जी। बाद में बेशक पब्लिक उसके साथ जुड़ गई थी, लेकिन सबरीना ने अचानक ही ये फैसला किया था जिसको लेकर कई बातें चली थी कि उस पर दबाव डाला गया, उसको डराया गया, धमकाया गया और अब उसकी उम्र हो चुकी थी और उसको लग रहा था कि अब बहन तो मर ही चुकी है, 10 साल जेल में भी जा चुके हैं, बयान में उसने यही कहा था। तो अब इनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन सच पूछिए तो ये आज भी एक रहस्य है कि आखिर सबरीना ने अपनी बहन के कातिल को सब कुछ सारे संघर्ष, सारी लड़ाई के बाद भी माफ़ क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? तो बहुत महत्वपूर्ण जेसिका लाल मर्डर केस, जिसमें इतनी परतें हैं। किसी भी, मैं कहूँगा कि जो क्राइम में दिलचस्पी रखते हैं लोग, उनके लिए इस अ, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना, इस केस को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे केस में कई तरीके की परतें थी, हाँ, कई बड़े लोग बिल्कुल। इन्वॉल्व थे, इतने सारे गवाहों का इतने पलटना, इतने तमाम सारे गवाह पुलिस थे। ऑफिसर पार्टी में मौजूद रहना, और किसी का गोली चलते हुए ना देखना, बिल्कुल, 3 हवाई फायर होना, उसके बाद चौथी गोली विक्टिम को लगना और उसके बाद भी किसी को पता नहीं चलना। क्या इतना शोर होता था उस समय की पार्टियों में भी। आज तो मान सकते हैं कि इतनी तेज़ म्यूज़िक होती है और किसी बारटेंडर में कि जी, आपको और कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन उस समय भी 99 में जब ऐसे तेज़ म्यूज़िक का दौर नहीं था, तो उस समय अगर उस पार्टी में इतनी भीड़ है, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, 3 गोली एक आदमी हवाई फायर करता है, उसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता, उसके बाद वो जेसिका को मार देता है, सिर्फ मार ही नहीं देता, वहाँ से फरार भी हो जाता है उतनी भीड़ में। और केवल फरार नहीं होता, वो अपनी बंदूक को डिस्ट्रॉय करता है। डिस्पोज उसके ऑफ कर बाद वो देता है। एक-एक करके सारे गवाहों को धमकाता है। लग एक-एक जाते हैं सारे गवाह। सारे गवाह हाँ, उसके इन्फ्लुएंस में पलट पलट जाते हैं, जाते या हैं। कहें उनके पिता के इन्फ्लुएंस में जैसे भी हो, पलट हाँ, जाते जैसे हैं, भी हो, हाँ। या कहें कि वो पैसे की ताकत पे पलट बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। जो हो। हाँ, लेकिन आज भी वो बाहर हैं। हाँ, और आज भी जेसिका का जो पूरा मर्डर केस है, हाँ। वो एक नज़ीर बनकर रह गया है। नज़ीर बन गया। और मुझे लगता है कि जो पुलिस ट्रेनिंग में यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें, बाकी को तो नहीं जानता मैं, लेकिन दिल्ली की ट्रेनिंग में कई बार जेसिका को उदाहरण दिया जाता है। जो नए पुलिस रिक्रूट होते हैं उनको, जो सब इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं, उनको जेसिका का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वालों का जो रिक्रूटमेंट, जो नई भर्ती होती है, उनका सवाल होता है कि भाई वहाँ पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। ये शायद ये पहला केस होगा जिसमें ऐसा होगा। फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता कि पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, पार्टी मौजूद है, 3 हवाई फायर होता है, एक गोली किसी और को मारी जाती है और उसके बाद फरार हो जाता है, सबूत छिपा दिए जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं और कई साल बाद अगर इंसाफ भी मिलता है तो मेरी समझ से इंसाफ अधूरा ही है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा केस है जेसिका लाल मर्डर केस का, इस पर आपका क्या कमेंट है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दर्ज कराएं, हमें बताएं कि इस शो को लेकर आपका
क्या कहना है, जेसिका लाल मर्डर केस पर आपका क्या कहना है, जो हमने आपको इससे पहले जिस केस के बारे में बताया जिसने पूरे यूपी को दहला दिया, अरशद और बदर का केस, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो कमेंट करें, आपका अपना सेक्शन है। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।